अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की। आपको बताएं, नेशनल ग्रिड में तकनीकी खराबी के बाइस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। एनटीडीसी के मुताबिक 4:09 पर जामशोरो ग्रिड पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे 220 केवीए के आइसोलेटर को नुकसान पहुंचा। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। जिला लसबेला, हैदराबाद, जामशोरो समेत अंदरूनी सिंध के कई इलाके भी मुतासिर हुए। कराची, हैदराबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। नेशनल ग्रिड में तकनीकी खराबी के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। हुक्काम के मुताबिक शाम 4:09 पर हाई टेंशन लाइन आसमानी बिजली गिरने के बाइस ट्रिप कर गई। के इलेक्ट्रिक के बिजली फराहम करने वाले निजाम में खराबी पैदा हुई और शहर का निस्फ से जायद इलाका बिजली से महरूम हो गया। जिला लसबेला, हैदराबाद, जामशोरो समेत अंदरून सिंध के मुतादिद मुकामात पर भी बिजली गायब रही। इमदादी काम और मरम्मत के बाद ट्रिप लाइन से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी बहाल हो गई, जिसके बाद गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बहाल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के दीगर इलाकों में भी बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। कराची में शाम 4:30 बजे से गई बिजली अब तक बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ इलाके ताहाल अंधेरे में डूबे हुए हैं। सदर, ओल्ड एरिया, लियाकतबाद समेत कई इलाकों से बिजली गायब है। बिजली का ब्रेकडाउन नेशनल ग्रिड पर आसमानी बिजली गिरने से हुआ था। इस वक्त कराची के कौन कौन से इलाके बिजली से महरूम हैं, तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, अपडेट कीजिएगा, शहर में किन इलाकों की बिजली गायब है? मोनिस, बिल्कुल अगर बात की जाए कराची की तो शहर के बेशतर मुकामात तकरीबन 80% शहर में जो है वो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन कुछ इलाकों में बिजली बहाल होने के बाद इस वक्त भी शहर के बेशतर इलाके, जिसके अंदर लांडी, अजीजाबाद, फटेलबी एरिया, कोरंगी, नाजाबाद, सदर का इलाका, ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो वहां पर लियारी है, गार्डन है, रेंशोर लाइन है और दीगर इलाकों में नाजाबाद, नॉर्दर्न आबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद और सिविक सेंटर के अतराफ में जो है वो बिजली इस वक्त भी गायब है। तहम यहाँ के जो मकीनों ने शदीद जो है वो दुश्वारी का सामना है, क्योंकि मगरिब के बाद भी शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश हुई थी। जिन इलाकों में बिजली बहाल की गई थी इलेक्ट्रिक की जानिब से, उन इलाकों में दोबारा जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई। जबकि इस हवाले से जो कि इलेक्ट्रिक हुक्काम का ये कहना है कि शहर में जो 1900 में से 1400 फीडर ट्रिप कर गए थे, उनमें से कई फीडर जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। शहर को जो है वो बिजली की फराहमी के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग की वजह से कराची को जो है वो बिजली की बड़े पैमाने पर जो फराहमी मुअत्तल हुई। इस हवाले से जो है वो एनटीडीसी कंपनी से भी राब्ता किया गया और इसके अलावा न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध के भी बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली जो है वो मुनक़ता रही। एनटीडीसी के जो बिजली का निजाम है वहां पर जामशोरो के मुकाम पर आसमानी बिजली गिरने के बाद जो है वो 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी हुई, जिसके बाद जो है वो कराची के इलेक्ट्रिक को भी बिजली की जो है वो तातुल और उसमें फनी खराबी का सामना करना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे। बात करेंगे शहर कायद में होने वाली बरसात की। आपको बताएं, कराची में बादलों ने एंट्री दी और चंद मिनटों में शहर पर धुआंधार बारिश बरसाकर चले गए, लेकिन चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। जिन इलाकों की बिजली बहाल हुई थी, बारिश के बाद उन इलाकों की भी बिजली गायब हो गई। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहरियार साजिद से। शहरियार, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दोपहर के टाइम पर जब बारिश शुरू हुई थी पिपरी, बिन कासिम और गुलशन हदीद के इलाके में, उस वक्त नेशनल ग्रिड के अंदर फनी खराबी हुई थी, जिसके बाद जो है वो तकरीबन आधे कराची की बिजली जो है वो मुअत्तल हो गई थी। और उसके बाद वक्फे से जब बिजली बहाल होना शुरू हुई तो शाम के वक्त यहाँ पर बारिश हो गई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तो जो रही सही कसर थी वो भी बाद में बारिश ने पूरी कर दी। इस वक्त भी कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली जो है वो मुनक़ता है। के इलेक्ट्रिक ये कह रहा है कि बिजली जो है वो बहाल कर रहे हैं। बहरहाल कराची के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें गुलशन हदीद, बिन कासिम है, मलिर के इलाके, गुरुमंदर है, सदर है, नाजमाबाद है, स्कीम 33 है, वहाँ पर हल्की और तेज जो है वो बारिश आज रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने ये कहा है कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो 2 रोज तक मजीद जो है वो बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतरी हुई है। नवाज शरीफ
अपने हिस्से की सजा भुगत चुके वो वतन जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौमी मुफाहमत की जरूरत है, लेकिन पीटीआई का इस मुफाहमत में कोई हिस्सा नहीं। हुकूमत मीडिया की जुबान बंद करना चाहती है। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया को धमकाने की कोशिश है। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। आई पर्सनली थिंक उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखिए और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना। जिस किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज्यादा अदा करके गए। मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ, इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जरूर आएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाजत ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती हूँ। मीडिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए उनकी जबानबंदी करनी है, लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। मीडिया को खामोश कराने से या डराने से, धमकाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ वज़ीर ममलिकत बराए इत्तिलात फर्रुख हबीब ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल दिया। कहा, शरीफ खानदान ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। उनकी पॉलिसी माल बनाओ फिर इंतकाम का शोर मचाओ है। नवाज शरीफ वापस आने के बजाय लंदन में ऐश कर रहे हैं। मरियम नवाज केसेस के इल्तिवा के पीछे नहीं छुप सकती। मरियम नवाज भी मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। नवाज शरीफ हो, उनके ऊपर टीटीओ का केस है, इनके ऊपर एवनफील्ड का केस है। दोनों ने दोनों हाथों से मुल्क को जो है वो लूटा है। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। नवाज शरीफ की तो सजाएं बहाल हो चुकी, उनको तो ये अदालतें वापस बुलाती नहीं, वो वापस नहीं आए। यहाँ पर जो उनकी साहबजादी है वो भी मुल्क से बाहर जाना चाहती। उन्होंने आज बड़ा अफसोस का इजहार किया, मेरे बेटे की शादी थी तो मैं बाहर नहीं जा सकी। तो आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका पूरा खानदान भी मुल्क से बाहर होता है, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? सिर्फ लूटमार करने आते हैं। जो ये बार बार बात करते हैं मीडिया के हवाले से, मौजूदा हुकूमत मीडिया की आजादी पे भी यकीन रखती है, मीडिया की डेवलपमेंट पे काम कर रही है। एहसास कहने वालों को कोई एहसास नहीं। मौजूदा हुकूमत में अवाम महंगाई की वजह से सख्त मुश्किल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। कहा, उन्होंने नाम लिए बगैर पीडीएम पर तनकीद की। कहा, कुछ लोग इस्लाम के नाम पर औरतों के हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। जो हमें ताना देते थे कि हम मुल्क के मसाइल को जाया कर रहे हैं, आप जो भी नाम रखें, आप एहसास के नाम रखें, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम रखें। अब ये जो आजकल एहसास कहने वाले, आपको एहसास नहीं है कि ये अवाम कितने तकलीफ में है। आपकी तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में है। मियां साहब ने, खान साहब ने उन्हीं प्रोग्राम्स को आगे चलाया है, मगर नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। किसी ने इसको बताया ही नहीं है कि खान साहब को एहसास है ही नहीं। बजट बुक्स में नाम नहीं है, लेजिस्लेशन भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही चलता है। आपने कुछ नया शुरू नहीं कर दिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे सोच रखते हैं, जो इस्लाम के नाम पे औरतों के से हुकूक सलब करने चाहते हैं। हुकूमत का अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने का ऐलान। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग ने अभी से आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक वावेला शुरू कर दिया। मावनी खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज ने आज अदालत के अंदर जलसा करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ पैगाम भेजते हैं कि ईवीएम समेत हर चीज कबूल है, बस सिर्फ एनआरओ दे दें। हमने इदारों को ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट देखना चाहा। इदारों के दरमियान जो अवांगी और इदारा जाती इंडिपेंडेंस इस वक्त है, वो पाकिस्तान की जरूरत थी। बड़ा लंबा अरसा हो गया था कि इदारों के दरमियान मुनाफरत फैला के, और खुद नवाज शरीफ साहब इसके एक्सपर्ट थे,
हमेशा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते थे और वो हमेशा इदारों से लड़ पड़ते थे। वो रिवाज हमने खत्म कर दिया। जो आने वाला एक इलेक्शन है उसके बारे में उन्होंने उसी तरह वावेला शुरू किया जिस तरह जीबी इलेक्शन हारने से पहले उन्होंने किया था, जिस तरह एजेके इलेक्शन हारने से पहले उन्होंने किया था। आप एहतजाज करें या आप जाली तरीके से प्रेशर डालें, अगला इलेक्शन तो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होना है। वो आपके पुराने तरीकों से नहीं होना, जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसमें वोटिंग मशीन यूज होगी। हाँ, ये मौका है आपके लिए भी और तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो आएं, जो आपके जायज बातें हैं, खदशात हैं, उस मशीन को चेक करें, टेस्ट करें, उसमें जो आपको खदशात लगते हैं वो बताएं ताकि उनको रिमूव किया जा सके। मसला तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ। आज आपने सुबह उसका मुजाहरा देखा जब मरियम सफदर साहबा अदालत गई और अदालत का एहतराम करने की बजाय अदालत की बेएहतरामी की गई। अदालत के अंदर हाईकोर्ट जैसी आला अदालत के अंदर जलसा करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है वो और ही है। वो अंदर खाते पैगाम भेजते हैं कि मुझे ईवीएम भी कबूल है, मुझे हर चीज कबूल है, आप बस एनआरओ दें किसी तरीके से। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि लड़कियां पढ़ाओ माशरा संवारो। इस्लामाबाद में एहसास तालीम प्रोग्राम की तकरीर से खिताब में उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है। मुल्क में बच्चों की अक्सरियत स्कूलों से दूर है। पढ़ी लिखी खातून माशरे को ज्यादा फायदा पहुंचाती है, बच्चों को बेहतर तरबियत करती है। जो हमारी बच्चियां हैं वो ज्यादा स्कूल से बाहर है। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं, तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन खास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। एक पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरा को फायदा पहुंचाती है, आदमी उससे कम पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती है। एक अपना पूरा घर का निजाम बदल देती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो माशरे में बहुत ज्यादा है। इसलिए जो आपने ज्यादा इंसेंटिव दिया बच्चियों को, मैं तो उसकी खास तौर पे तायद करता हूं कि बच्चों के लिए तालीम स्टाइपेंड 1500 का है और बच्चों के लिए 2000 का है। रुख करेंगे कराची का, जहां डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानी जोरों पर है। अवाम को एक बार फिर लूटने की तैयारी कर ली। दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर दूर की कौड़ी ले आए, बोले डॉलर महंगा होने की वजह से कीमत बढ़ाई। दूध फरोश शेर, हुकूमत और इंतजामिया ढेर। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानी, कराची वालों की बढ़ेगी परेशानी। दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर ने निराली मंतक बयान की, बोले डॉलर महंगा होने की वजह से दूध की कीमत बढ़ाई। दूध की कीमतों में इजाफा वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात पॉलिसीज ऐसी हैं जो अजनास दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की जरूरियात है, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जिनका इम्पैक्ट आता वो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब तक ये तारीख की ऊंची तरीन परवाज डॉलर कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कराची में दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर है, लेकिन इंतजामिया की ढील के बायस शहरी दूध 130 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। अभी हुकूमत को करना चाहिए, क्या करती है क्या नहीं करती। सब लोग मिली भगत है आपस की। जैसे सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, कोई भी है अपनी मर्जी से रेट चलाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ये चीज महंगी क्यों दे रहे हैं। तो फिर ये तो गवर्नमेंट को ही देखना है ना। इतवार से तो दूध के रेट 150 तक पहुंचने का इम्कान है। कराची वाले अफोर्ड कर ही नहीं सकते। 150 रुपए किलो में क्या लेंगे हम, वो कहाँ से पूरा करेंगे बच्चों का। बच्चे दूध पीते बच्चे, उनके लिए कहाँ से लेके जाएंगे। 100 रुपए से 120, 130, अब 150। तो पहले भी तो हुकूमत रोकती थी ना इन कामों को, अब क्यों नहीं रोक रही। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी सवाल करते हैं, हुकूमत मियारे जिंदगी तो बेहतर नहीं बना सकती, लेकिन क्या दूध की कीमत कंट्रोल करने का इख्तियार भी नहीं रखती। मुल्क भर में महंगाई की शरह कंट्रोल न की जा सकी। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 8.4% रही। पेट्रोलियम मसनूआत 18% तक महंगी हुई। होशरुबा महंगाई पर अवाम फट पड़े। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। ये रिपोर्ट देखते हैं।
ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 8.4% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات 6 سے 18% تک مہنگی ہوئیں۔ آلو کی قیمت میں 1.84%، خوردنی تیل اور گھی 1.75% مہنگے ہوئے۔ دودھ 1.94%، چینی 1.36% مہنگی ہوئی۔ چکن 20%، گوشت 13% اور دودھ 10% مہنگا ہوا۔ عوام مہنگائی میں اضافے پر پھٹ پڑے۔ حکومت مہنگائی کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا۔ بازار میں آتی خالی مڑ کے جاتی، سوچنے کیا کروں کیا نہیں کروں۔ کوئی غریبوں کا خیال نہیں ہے۔ گیس، پیٹرول، کھانے پینے کی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے سے ہم 170 روپے لیتے تھے، آج کہہ رہے ہیں 220 روپے ریٹ ہو گیا، یہ عوام کدھر جائے گی۔ گزشتہ ماہ مسالہ جات، سبزیاں، دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ